आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के सीनेट के बारे में, जो कि बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल का एक टॉपिक है। तो क्या होता है सीनेट? तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीनेट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका यानी कांग्रेस के दो सदनों में से एक है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है वो दो विधायी निकायों से मिलकर बनी है। पहली सीनेट और दूसरी प्रतिनिधि सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिनकी बैठक संसद भवन के दो भागों में यानी अलग अलग कक्ष में होती है, जहां पर सीनेटर्स विधेयक पेश करते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं और विधेयक, प्रस्तावों, नामांकनों और संधियों पर मत डालते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1789 में संविधान के जरिए की गई थी। अब देखो, अमेरिका में जो सर्वोच्च पद का जो गणित है वो बिल्कुल ही अलग है, और इसके साथ ही अमेरिका में संसद का जो ढांचा है वो हमारी संसद से बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि इसमें सीनेट और हाउस रिप्रेजेंटेटिव का नाम बार बार आता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है सीनेट और ये कैसे काम करती है। अब संयुक्त राज्य सीनेट जो है वो अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस का निचला सदन है। सीनेट और हाउस मिलकर अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के जरिए संघीय कानून पारित करने या उसे खारिज करने का अधिकार है। सीनेट के पास में उच्च पदों पर अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्तियों की पुष्टि करने, संधियों को स्वीकृत या अस्वीकार करने और सदन द्वारा लाए गए महाभियोग के मामले में सुनवाई करने का खास अधिकार होता है। अगर हम बात करें भारतीय लोकतंत्र की, तो सीनेट की तुलना राज्यसभा से की जा सकती है। अब देखो, ये जो दोनों सदन है ये एक तरह से शक्ति संतुलन का काम करते हैं। यानी अगर सदन का कोई एक पक्ष किसी बात पर अड़ जाए तो दूसरा उसे समझाने की कोशिश करता है, मतलब दूसरा उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर आपके अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि अमेरिका कांग्रेस के दो सदन होते हैं, पहला प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट। अब देखो, सीनेट में सारी इकाइयों को समान प्रतिनिधि दिया गया है, मतलब प्रत्येक इकाई से यानी हर राज्य के जरिए इसमें अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इस समय यानी वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य से, फिर चाहे उस राज्य की जनसंख्या कम हो या ज्यादा हो, दो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। और फिर इस तरीके से सीनेट की जो सदस्य संख्या है वो 100 हो जाती है। यानी सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। अब देखो, ये जो सीनेट के सदस्य हैं इन्हें सीनेटर्स कहा जाता है, और इन्हीं सीनेटर्स की सभा को, परिषद को, जहाँ पर ये लोग बैठकर सदन के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उसी परिषद को, उसी सभा को कहते हैं सीनेट। अब देखते हैं कि ये जो सीनेट के सीनेटर्स है इनका चुनाव कैसे होता है। तो 1913 में 17वें संशोधन को अपनाने से पहले सीनेटर्स का चुनाव अलग अलग राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन सीनेटर्स को चुनने में विधायिका की अक्षमता, अंतर्राज्यीय राजनीतिक संघर्ष, रिश्वतखोरी और धमकी के कारण बार बार खाली सीटों की समस्या ने धीरे धीरे संविधान में संशोधन करके सीनेटर्स के प्रत्यक्ष चुनाव की अनुमति देने के लिए एक बढ़ते आंदोलन को जन्म दिया। मतलब क्या था कि पहले यानी 1913 में 17वें संशोधन से पहले सीनेट का जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, लेकिन फिर क्या था कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, गलतियां हुई, इसलिए इसके बाद संविधान में संशोधन किया और सीनेटर्स के लिए एक सीधी पद्धति अपनाई गई, जिससे ये हुआ कि जनता ही सीधे सीनेट्स के सदस्यों को चुनती है। मतलब अब जो सीनेट का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखते हैं कि ये जो सीनेटर्स होते हैं इन्हें सीनेट में जाने के लिए इनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 1 भाग 3 में सीनेटर्स के लिए 3 योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहली है, उनकी जो एज है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी, उन्हें कम से कम 9 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा, उन्हें अपने चुनाव के समय उन राज्यों का निवासी होना चाहिए जिनका वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। सीनेटर्स के लिए आयु और नागरिकता संबंधी जो योग्यता है वो प्रतिनिधियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा कठोर है। अब देखते हैं कि जब ये सीनेटर्स चुन लिए जाते हैं तब सीनेट में इनका कार्यकाल यानी इनके काम करने की जो अवधि है वो कितनी होती है। अब ये जो चुने हुए सीनेटर्स होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और इस कार्यकाल को इस तरीके से विभाजित किया गया है कि हर 2 साल में करीब 1/3 सीट्स के लिए दोबारा चुनाव होते हैं। इसीलिए इस सदन को वो सदन जो कभी नहीं मरता का उपनाम दिया गया है। मतलब ये कि पहले कांग्रेस के जो सीनेटर्स होते हैं उन्हें 1/3 यानी वर्ग में विभाजित किया जाता है, जहां पहला तिहाई यानी एक वर्ग का कार्यकाल 2 साल बाद समाप्त होता है, फिर उसके बाद 1/3 का कार्यकाल 4 साल बाद समाप्त होता है, और फिर तीसरा 1/3 यानी अंतिम तिहाई का कार्यकाल 6 साल बाद समाप्त होता है। मतलब कार्यकाल को अलग अलग करने की जो व्यवस्था है वो इस तरह से की गई है कि किसी एक वर्ग को दिए गए राज्य की दोनों सीटों के लिए एक ही आम चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा जाता, बजाय इसके कि जब कोई खाली स्थान भरा जा रहा हो। अब देखो, ये जो सीनेटर्स होते हैं इनका जो जीवन काल होता है वो किस तरीके से होता है। अब देखो क्या होता है कि एक सीनेटर जो होता है
वो आमतौर पर सदन के औसत व्यक्तिगत सदस्यों की तुलना में ज्यादा शक्ति रखता है, क्योंकि एक सीनेटर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक सदन का जो सदस्य होता है वो राज्य के अंदर केवल एक जिले का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सीनेटर ज्यादातर मामलों में एक सदन प्रतिनिधि की तुलना में ज्यादा मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होता है, उन राज्यों को छोड़कर जहाँ सीनेटर्स की संख्या सदन प्रतिनिधियों से ज्यादा होती है, जैसे अलास्का, डेलावेयर, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वर्मोंट और व्योमिंग। ये वो राज्य हैं जिनके पास एक ही प्रतिनिधि हैं। अब देखो, सेनेटर्स की जो गतिविधियां होती है, जो दिनचर्या होती है, वो सदन के प्रतिनिधि से पूरी तरह अलग नहीं होती, क्योंकि ये लोग भी अपना पूरा दिन मतदाताओं से मिलने, समिति की बैठक में नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने और जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने में बिताते हैं। अब सीनेट की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, वो क्या क्या काम करता है। सीनेट के दो महत्वपूर्ण और खास कर्तव्य होते हैं। पहला, सीनेटर्स को उच्च संघीय अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही करने का अधिकार होता है। उन्हें संधियों पर सलाह और सहमति देने की शक्ति का प्रयोग करने का काम सौंपा गया है, और इसके साथ साथ ही राजदूतों और न्यायिक अदालत के न्यायाधीशों सहित कुछ नियुक्तियों की पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 भाग 3 और भाग 6 में ये स्पष्ट किया गया है कि सीनेट के पास सभी महाभियोगों की सुनवाई करने के लिए सिर्फ एकमात्र शक्ति होगी, और किसी भी व्यक्ति को उपस्थित सदस्यों के 2/3 की सहमति के बिना दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब ये कि एक सीनेट राष्ट्रपति या दूसरे उच्च अधिकारियों के महाभियोग की अध्यक्षता करता है और उन्हें 2/3 मतों से हटा भी सकता है, क्योंकि किसी अधिकारी पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब सदन महाभियोग के लेख को मंजूरी देने के लिए मतदान करता है। अब ये सदन जब अभियोग महाभियोग के लेख को सीनेट को भेजता है, तब ये खुद को एक जूरी में बदल लेता है। अब क्या होगा कि अभियुक्त अधिकारी राष्ट्रपति के स्तर से नीचे का है, तो उपराष्ट्रपति महाभियोग के पीठासन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, और अगर महाभियोग लगाए जाने वाला अधिकारी राष्ट्रपति खुद है, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। अब देखो, सीनेट की जो गणपूर्ति होती है, वो उसके बैठकों के लिए कुल सदस्यों की बहुमत की उपस्थिति जरूरी है। तो देखो, गणपूर्ति का मतलब होता है सदन की वो मिनिमम संख्या जो उसकी बैठक के लिए जरूरी होती है। तो सीनेट की गणपूर्ति होती है 51, क्योंकि देखो सीनेट की जो कुल सदस्यों की संख्या होती है ना, वो होती है 100। तो फिर उसका बहुमत कितना होगा? 51। मतलब ये कि सीनेट के बैठकों के लिए या फिर कार्य संचालन के लिए 51 सदस्यों का होना जरूरी है। अब देखते हैं कि सीनेट का सभापति कौन होता है। तो देखो, अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सीनेट का पदेन सभापति होता है, लेकिन ना तो वो सीनेट का सदस्य होता है और ना ही मतदान में तब तक भाग लेता है जब तक पक्ष विपक्ष के मत बराबर ना हो जाए। मतलब जब भी किसी विधेयक या प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के जो मत है वो अगर बराबर हो जाते हैं, तब राष्ट्रपति निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो अब यहाँ पर आपके क्लियर हो गया कि सीनेट का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति नॉर्मल सिचुएशन में मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीनेट के सदस्य नहीं होते। अब देखते हैं कि फिलीबस्टर क्या होता है। तो देखो, फिलीबस्टर का मतलब होता है टाइम वेस्ट करने के लिए बकवास करना। मतलब ये कि सीनेट के जो सदस्य होते हैं ना, उन्हें मन चाहे समय तक बोलने की आजादी होती है। तो कई बार आपने भी देखा होगा कि सीनेट के जो सदस्य होते हैं वो सरकारी कार्यों में रुकावट डालने के लिए लंबे समय तक बोलते रहते हैं या फिर वाद विवाद करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सदन के कामकाज में रुकावट डालने की इच्छा से बिना मतलब का वाद विवाद करने को ही फिलीबस्टर कहते हैं। अब बात करते हैं सीनेट के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहली शक्ति है कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। तो देखो, विश्व का कोई भी सदन हो या फिर व्यवस्थापिका का कोई भी सदन हो, इनका सबसे पहला काम होता है कानून का निर्माण करना। सीनेट जो है वो अमेरिका कांग्रेस का दूसरा सदन है, और वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन को कानून निर्माण में कमजोर स्थिति ही प्राप्त होती है। लेकिन अमेरिका के सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं होती। यानी कि विश्व की जो ज्यादातर व्यवस्थापिकाएं होती हैं, उनका जो दूसरा सदन होता है, उनको कानून निर्माण के क्षेत्र में शक्तियां थोड़ी कम प्राप्त होती हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में सीनेट को बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं, और यही वजह है कि अमेरिका के सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन कहा जाता है। अब देखो, साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियां मिलती हैं, और ये जो साधारण विधेयक होते हैं, ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं, और ये तब तक पारित नहीं होते जब तक कि दोनों सदन इन्हें पारित न कर दें। मतलब ये कि जो साधारण विधेयक होते हैं ना, वो कांग्रेस के किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं। मतलब वो प्रतिनिधि सदन में भी पेश किए जा सकते हैं, तो पहले सीनेट में भी पेश किया जा सकता है, और दोनों ही सदनों से साधारण विधेयक का पारित होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि साधारण विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को समान शक्तियां प्राप्त होती है।
और इसके साथ साथ संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी दोनों सदनों की जो स्थिति होती है वो समान होती है। यानी कि संवैधानिक जो विधेयक होते हैं वो भी किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो सीनेट हो या प्रतिनिधि सदन हो। और साधारण विधेयकों की तरह संवैधानिक विधेयकों का भी दोनों ही सदनों से पारित होना जरूरी होता है। लेकिन जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में ही पेश किए जा सकते हैं। अब वित्तीय विधेयक को सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में पेश जरूर किया जाता है, लेकिन इसका भी दोनों सदनों से पारित होना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो वित्तीय विधेयक होते हैं उनके संबंध में प्रतिनिधि सभा को सीनेट के बजाय थोड़ी सी ज्यादा शक्ति मिली हुई है। और वो भी केवल यही है कि वित्तीय विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद वित्तीय विधेयक सीनेट में जाएगा। तो ये तो था सीनेट का पहला कार्य। अब दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अब यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, यानी सीनेट राष्ट्रपति पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की जो शक्तियां है वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट को 3 प्रमुख शक्तियां दी गई है। तो कार्यपालिका की पहली शक्ति है नियुक्तियों का पुष्टिकरण। मतलब ये कि राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की गई है वो तभी वैध मानी जाती है जब सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। यहाँ पर राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियां करता है। पहले वो नियुक्तियां जो पूरे राष्ट्र से संबंधित होती है, और दूसरी नियुक्तियां वो जो राज्यों से संबंधित होती है। युद्ध की जो घोषणा है वो कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है, लेकिन सीनेट इस शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर करती है। मतलब ये कि इस विषय में सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं। तो ये थी सीनेट की कार्यपालिका के संबंध में 3 प्रमुख शक्तियां।